हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लेसन 3 है, जो इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत के बारे में थी, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसका जो पहला पॉइंट है भौतिक अवशेष, उसका एक कुछ पार्ट अपने कंप्लीट भी किया था। और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, राइट। इससे पहले मैंने लास्ट में ख़त्म किया था कि पुरातत्व शास्त्र क्या होता है। पुरातत्व शास्त्र का मतलब होता है जो पुरातात्विक स्रोत है उनका अध्ययन करके प्राचीन भारत के बारे में सिलसिलेवार और विस्तार से जानकारी प्राप्त करना, वो शास्त्र कहलाता है पुरातत्व शास्त्र। आगे क्या है कि इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। मतलब अब जो पुरातत्वविद होते हैं वो जो खुदाई करते हैं, उसके बाद वो काल को कैसे डिसाइड करते हैं कि इस समय से इस समय काल में इस संस्कृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं, कैसे वो ये डिसाइड करते हैं। उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों को हम आगे पढ़ेंगे। इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी विधि है? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग एक विधि है जिससे अपन काल को, यानी कौन सा टाइम, जैसे इस रेडियो कार्बन डेटिंग से ही जो पुरातत्वविद है उन्होंने ये बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। सोचो उनको कैसे पता चला होगा पुरातत्वविद को कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की अवधि मानी जाती, कैसे पता चला होगा उनको पता चला है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का यूज़ करके। अब ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है वो अपन आगे समझेंगे। रेडियो कार्बन या कार्बन 14, इसे अपन क्या कहते हैं? कार्बन 14 रेडियो सक्रिय आइसोटोप कार्बन है। मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या किया जाता है, जो कार्बन के जो बहुत सारे जो होते हैं टाइप्स, उस टाइप्स में जो जो कार्बन 14 है, जो कार्बन 14 है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट। तो ये जो कार्बन का नंबर क्या आता है, परमाणु क्रमांक 7 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। तो इसका जो द्रव्यमान क्या होगा, इंटू 2 करते हैं, लगभग इंटू 2 करते हैं, तो क्या हो गया 12, लगभग 2.5 ऐसा कुछ होता है, यानी 2 फिक्स नहीं होता है, 2 से कुछ, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 ना, तो क्या C14 द्रव्यमान वाला जो कार्बन होता है उसको यूज करके ये पुरातत्वविद जो है वो जो काल है उसकी अवधि को पता लगाते हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 रेडियो सक्रिय आइसोटोप है जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। ये क्या है? आइसोटोप है। जब केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे तब पाओगे, जब तुम पढ़ोगे, राइट फ्रेंड, जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम पढ़ोगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये चीज़ें होती है, राइट। तो ये जो कार्बन 14 जो आइसोटॉप्स है वो जो होता है वो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में, किसमें? प्रत्येक जीवित वस्तुओं में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उन सब में क्या है ये पाया जाता है। जो आइसोटॉप्स है वो कार्बन 14 जो है वो सब में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है। मतलब ये आइसोटॉप कार्बन 14 जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे विघटित होता है। मतलब जो जब किसी चीज़ की डेथ हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उसके बाद इसका क्या होता है, विघटन होता है, टूटता है धीरे धीरे। जिस जीवित वस्तु में हवा और भोजन द्वारा कार्बन 14 के अवशोषित हो जाने के कारण कार्बन 14 का विघटन कम होता है किसी जीवित वस्तु में। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर, यानी जब उसके जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने का मतलब है जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जीवित वस्तु हो,
चाहे वो पशु हो, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद कार्बन 14 घटकों का विघटन समान अनुपात में जारी रहता है। यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 का जो विघटन है वो एक समान अनुपात में, किसमें, समान अनुपात में क्या होता है, समान अनुपात में इसका विघटन होता है, वो टूटने लगता है और तब हवा तथा भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं होता। मतलब इसका केवल और केवल अब क्या होता है, मृत्यु के बाद विघटन होता है। वो क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है इसलिए उसको क्या होता है, अवशोषण, और उसका हवा और भोजन द्वारा अवशोषण नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, विघटन होता है। तो जैसे जैसे वह विघटित होता जाता है वैसे वैसे जो वैज्ञानिक होते हैं वो पता लगाते हैं कि कैसे, यानी इस चीज़ का या किसी पुरातात्विक जो अवशेष है उसका समय काल क्या है ना, वो आगे अपन पढ़ेंगे देखे धीरे धीरे। प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे ये रेडियो कार्बन 14 है, जैसे जैसे इसका विघटन होने जा रहा है, विघटन होने से क्या हुआ, इसका क्षरण हुआ, है ना। जैसे कि ये अभी 100% है, ये विघटित होकर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, राइट। और 50% खत्म होकर क्या होगा, 25% हो जाएगा। फिर 50% खत्म होकर क्या होगा, 12.5% हो जाएगा। फिर होकर ख़त्म होकर ऐसे ऐसे चलता रहता है। इस चलने वाले चरण से जो वैज्ञानिक है वो इसका समय काल निर्धारित करते हैं, राइट फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो कार्बन का विघटन समान रूप से होता है, यानी रेडियो कार्बन का जो विघटन होता है वो विघटन की जो दर है वो समान है। सर्वविदित है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्षों का होता है। मतलब ये 100% था, 100% से 50% हो गया, मतलब आधा हो गया। तो इस आधे होने में उसको कितना समय लगा, कार्बन 14 को आधे होने में जो समय लगता है वो लगता है 5568 साल। यानी 5568 साल में ये अपना 50% हो जाता है। तो जैसे ही वो 50% होता है वैज्ञानिक को ये पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है वो 5568 साल पुरानी है, राइट। किसी रेडियो कार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य है उस अंतराल से है जिसमें वस्तु के विद्यमान रेडियो कार्बन सक्रिय तत्वों का हास्य हुआ है, समझे। तो ये होता है, ये यानी वैज्ञानिक तरीका है। अपने को इतिहास में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कार्बन 14 एक विधि है जिससे काल का जो पता लगाया जा सके कि कौन सी जो संस्कृति वो किस काल अंतराल की है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया हो तो उसमें विद्यमान कार्बन 14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा। और कोई वस्तु 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसमें विद्यमान कार्बन 14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा, राइट। अगर 20% ही खत्म हुआ हो तो इसका मतलब वो जस्ट 11,136 वर्ष पुराना है, यानी डबल है। 50% यानी यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या हुआ, इसका दुगुना कर दो, यानी वो वस्तु कितने 11,136 वर्ष जो है वो, या उसकी जो टाइम पीरियड है वो इतनी पुरानी है, राइट। अगर उसको 12.5% पे लाए तो उसको और 4 गुना कर दो, है ना, उसको 4 गुना कर दो। इससे जो वैज्ञानिक है वो काल का पता लगाते हैं पहले। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी ये जो विधि है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर कोई चीज़ 70,000 साल पुरानी है, कोई वस्तु अगर 70,000 साल पुरानी है तो उसका जो काल निर्धारण है वो कार्बन रेडियो डेटिंग के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, राइट। अब तुम सोचोगे कि 70,000 साल पुरानी में कौन जाएगा। जब अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन से युग, जैसे हिम युग पढ़ेंगे, हिम युग के पहले वाला युग पढ़ेंगे, तो उस समय ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस समय तो हम लाखों वर्ष पहले जाएंगे, है ना। यहाँ पर तो चलो अपन हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ही जाना है अपने को।
तो इस चीज़ को जानने के लिए तो अपन आराम से इस कार्बन 14 डेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात अपन हिमयुग की जानकारी के लिए करेंगे, 70,000 साल पहले जाएंगे, तब हम इस कार्बन 14 डेटिंग जो होता है उसका यूज़ नहीं कर सकते, राइट। जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी, यानी प्राचीन समय में जलवायु कैसी थी, प्राचीन समय में जलवायु कैसी थी, वहाँ की वनस्पति कैसी थी, राइट। उसकी जानकारी जो है पौधों के अवशेषों, विशेषकर पराग और के परीक्षण से हासिल होती है। मतलब वहाँ की जलवायु कैसी थी, वहाँ की वनस्पति कैसी थी, इसकी जानकारी अपने को मिलती है जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अवशेषों से। इसे मिलती है पेड़ पौधों के अवशेषों से मिलती है। और साथ ही पराग जो होता है, पराग कण जो होते हैं उनसे इसकी जानकारी मिलती है, राइट फ्रेंड्स। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7,000 से 6,000 तक में, यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता के भी पहले राजस्थान और कश्मीर में कृषि होती थी। मतलब इन वनस्पति यानी पेड़ पौधों के अवशेषों से और पराग कण के अवशेषों से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि राजस्थान और जो कश्मीर का इलाके, वहाँ पर प्राचीन समय में कृषि हुआ करती थी, राइट। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटक के साथ साथ उन खदानों और धातु तकनीक के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, जिससे धातु निकाले जाते थे। मतलब यानी धातु की जो आकृति यानी जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनकी कलाकृतियाँ कैसी है, राइट। उन्होंने कौन सी धातु तकनीकी का यूज़ किया है, राइट, कौन से घटक का यूज़ किया है, कौन सी खदानों से खुदाई की है, इनकी जानकारी प्राप्त करके भी हम धातु के बारे में या वहाँ के प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिलती है। मतलब अगर हम जानवर की हड्डियों को अवशेष को रूप में प्राप्त करते हैं, अगर हम जानवरों के हड्डियों को अवशेषों के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इन हड्डियों से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जानवर जो था पालतू था या वो जंगली था। कैसे? जब हम नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब उसमें आप देखोगे कि जो पालतू जानवर है और जो जंगली जानवर है उनकी हड्डियों में अंतर बताया गया है। कैसे? देखो, जो पालतू जानवर है और जो जंगली जानवर है, जंगली जानवर क्या करते हैं, जंगलों में शिकार करते हैं, राइट। और उनको शिकार करने के दौरान बड़े बड़े पशुओं का शिकार करके उनको स्वयं से उनको यानी मार कर खाना पड़ता है, राइट, जंगली जानवरों को। तो जंगली जानवरों को अगर ये जो शिकार होता है उनको कच्चा खाना पड़ता है, तो उस दौरान उनके दांत क्या होने चाहिए, तीखे होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। तो जंगली जानवरों के जो दांत है वो कैसे हैं, बड़े और तीखे हैं। जबकि जो पालतू जानवर है उनको शिकार नहीं करना पड़ता, उनको तो जो मालिक होता है वो उनको खाना उनके सामने देता है। तो इस कारण से पालतू जानवरों को जो शिकार होता है उनको आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं करके आराम से मिल जाता है। इस कारण से उनके जो दांत होते हैं वो इतने तीखे नहीं होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं जितने मजबूत और तीखे जंगली जानवरों के होते हैं। और देखो, जो पालतू जानवरों के जो पंजे होते हैं, जो उनके पैर के जो पंजे होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं जितने मजबूत पंजे जो होते हैं वो जंगली जानवरों के होते हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में दौड़ लगानी पड़ती है, शिकार का पीछा करना पड़ता है। उनके जो नाखून होते हैं पैरों के वो भी तेज होते हैं। क्यों तेज होते हैं नाखून? क्यों? क्योंकि उनको शिकार को पकड़ना पड़ता है, राइट, पैरों से। जबकि जो पालतू जानवर है उनके नाखून जो होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते हैं, राइट। तो ये जो अंतर है, इन अंतरों को देखकर जो पुरातत्वविद हैं वो पता लगा सकते हैं कि कौन से जानवर जो है पालतू हैं और कौन से जानवर जो थे वो जंगली थे। किससे पता लगा सकते हैं? हड्डियों से, क्योंकि हड्डियां तो आज भी अवशेष के रूप में मौजूद हैं, राइट। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता है, यानी जो मिट्टी है,
अगर किसी अवशेष के रूप में उसे मिट्टी मिली है, उस मिट्टी का भी वो अवशेष को एकत्रित करते हैं और क्या पता लगाते हैं, जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ईसा पूर्व 3000 तक प्रागैतिहासिक काल, वही प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसमें कोई लिखित अवशेष मौजूद नहीं है, और जारी की सारी जो जानकारी है अपने को किससे प्राप्त होती है, पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है, कि संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। मतलब मिट्टी का अध्ययन और चट्टानों का अध्ययन करके भी पुरातत्वविद जो है वो प्राचीन भारत के बारे में या प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में पता लगाते हैं। यह भूगर्भ शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो धीरे धीरे पौधों, पेड़ पौधों और जीवों यानी जीव जंतुओं का जीवन भी धीरे धीरे बदलता रहा। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को समझे बिना संभव है, न ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव है। मतलब इतिहास को अगर समझना है, प्राचीन भारत के इतिहास को, तो उसमें अपने को मिट्टी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में और मनुष्यों और जानवरों के बीच संबंध के बारे में भी अपने को समझना जरूरी है। भूगर्भीय और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहासिक बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। पुरातत्वविद अवशेषों के मद्देनजर पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 90% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक व जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि 98% से ज़्यादा यानी 98% से भी ज़्यादा जो प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है वो इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब ये पुरातात्विक स्रोत जो कितने महत्वपूर्ण है उसके बारे में ये लाइन कहना चाहती है कि 98% से भी ज़्यादा जो प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। अगर लिखित स्रोत अगर मौजूद भी हैं तो उन लिखित स्रोतों का जो कंपैरिजन है वो इन पुरातात्विक स्रोतों से किया जाता है और तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट था उसमें अपन ने पढ़ा भौतिक अवशेषों के बारे में कि कैसे भौतिक अवशेषों को प्राप्त किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती है, कैसे खुदाई की जाती है, भौतिक अवशेषों का महत्व क्या है और उनको कैसे जो है वो युग का जो काल निर्धारण किया जाता है जिसमें अपने कार्बन 14 की जो पद्धति थी उसके बारे में पढ़ा था। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो सारी चीज़ें थी वो इसके बारे में मैंने आपको समझाई। राइट फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाली चीज़, ये भौतिक अवशेष, यहाँ से अपन ने पढ़ा था भौतिक अवशेष से फर्स्ट पॉइंट था, और यहाँ से जो ये पूरी चीज़ें है वो अपन ने इसमें समझी थी। राइट फ्रेंड्स, अब अपना जो इसी अध्याय का दूसरा पॉइंट आता है जो इतिहास निर्माण और उसके स्रोत हैं, उसमें सेकंड पॉइंट है सिक्के। क्या है दोस्तों? सिक्के, कॉइन। क्या है दोस्तों? सिक्के। सिक्के मतलब कॉइन। राइट फ्रेंड्स, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है। मतलब यानी बहुत सारे जो सिक्के हैं पुरातत्वविद के, यानी जो प्राचीन भारत में जो यूज़ किए जाने वाले सिक्के हैं और जो शिलालेख हैं, क्या है? शिलालेख। शिलालेख मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है चट्टान, शिला मतलब होता है चट्टान, शिलालेख।
चट्टान, शिला मतलब होता है चट्टान, और उस चट्टान पर लेख लिखना मतलब होता है शिलालेख। तो ये जो शिलालेख है और ये जो सिक्के हैं, बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारे सिक्के जो हैं वो पृथ्वी यानी कि अपने भारत की जो सतह है उसके ऊपर ही मिल जाते हैं। मतलब आपको इतनी गहरी खुदाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो जो आपको है वो सतह सतह पर ही मिल जाते हैं। उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे जो सतह पर मिल जाते हैं और बहुत सारे खुदाई करने के बाद प्राप्त होते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा मतलब क्या होता है? धन, और शास्त्र मतलब धन का अध्ययन। शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, तो मुद्रा शास्त्र का मतलब हो गया सिक्कों का अध्ययन। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज द्वारा निर्मित नहीं थी, बल्कि धातु के सिक्कों के रूप में थी। मतलब ये अपने सिक्के क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि आज की तरह जैसे अपन जो कागज के नोट यूज़ करते हैं वो नोट पहले यूज़ नहीं होते थे। पहले क्या यूज़ होते थे? धातु के सिक्के। क्या होते थे? धातु के सिक्के, जिन्हें असरफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? असरफिया। ये धातु के सिक्के यूज़ होते थे। इन्हीं धातु के सिक्के जो हैं, यही धातु के सिक्के जो हैं अपने को अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। सोचो अगर वो नोट यूज़ करते, अगर ये कागज़ के नोट यूज़ करके करते तो क्या अपने को वो अवशेष के रूप में प्राप्त होते? नहीं होते, है ना। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनाए जाते थे। यानी ये जो सिक्के वो किस धातु से बनाए जाते थे? वो चांदी से बनाए जाते थे, तांबे से बनाए जाते थे, सोने से बनाए जाते थे, शीशे से बनाए जाते थे। यानी इन धातुओं से वो सिक्के बनाए जाते थे। और अलग अलग धातु के सिक्के का मूल्य भी क्या होता था? अलग अलग होता था। जैसे सोने के जो सिक्के होते थे सबसे महंगे होते थे, जो तांबे के सिक्के होते थे थोड़े सस्ते होते थे, यूँ, है ना। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई है। इनमें से ज़्यादातर का संबंध कुषाण काल से। मतलब ये जो सिक्के हैं वो केवल धातुओं से ही नहीं बनाए जाते थे, इसके साथ में जो मिट्टी होती थी, है ना, जो मिट्टी होती थी उसको यानी उसको शेप देकर, क्या कर कर उसको ऐसा गोल शेप देकर उसको क्या किया जाता था? जलाया जाता था। क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था। फिर उससे वो क्या बन जाता था? सिक्का बन जाता। ऐसा इसका मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे आज ईंटें कैसे बनाई जाती है? ईंटें बनती है, जो कच्ची मिट्टी होती है उसको एक सांचे में रखकर ऐसा शेप दिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी ईंटों को ऐसे पहाड़ के रूप में क्या किया जाता है? जमाया जाता है। ऐसी बहुत सारी ईंटों को पहाड़ के रूप में जमाया जाता है। यानी अभी ये क्या है? कच्ची मिट्टी है। जब फिर इसको पहाड़ के रूप में जमा कर क्या किया जाता है? इसे पहाड़ के रूप में जमाया जाता है इसको। फिर इसके अंदर क्या रखा जाता है? कोल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कोल। फिर इसको बहुत दिनों तक गर्म किया जाता है। फिर ये जो कच्ची मिट्टी है वो क्या बन जाती है? पक्की ईंट बन जाती है। क्या बन जाती है? पक्की ईंट बन जाती है। जैसे ये पक्की ईंट बन जाती है कच्ची मिट्टी से, वैसे ही पहले भी लोग क्या करते थे? कच्ची मिट्टी को सिक्के के रूप में डालते थे, उसको पकाते थे। उसको पकाने के बाद उसका यूज़ जो है वो सिक्के के रूप में करते थे। मतलब धातु के अलावा मिट्टी के सिक्के भी अपने को मिले हैं। और ये मिट्टी के सिक्के ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? कुषाण काल में मिले हैं। किसमें मिले हैं? कुषाण काल में। कुषाण मतलब जो कनिष्क वाला काल था, जिसमें अपन शक संवत पढ़ेंगे, वो वाला जो आज भी भारत सरकार द्वारा यूज़ किया जाता है। उस कुषाण काल में, जो गुप्त के पहले वाला काल था, उस कुषाण काल में ये सिक्के यूज़ किए जाते थे। जो कि पहले ईसा 30 ईसा सदी के से हैं। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचों का उपयोग लगभग समाप्त हो गया। मतलब ये जो मिट्टी के सिक्के हैं वो कुषाण काल में यूज़ किए जाते थे ज़्यादा, लेकिन इसके बाद जो गुप्त काल आया, उस गुप्त काल में ये जो मिट्टी के सिक्के हैं उनको धीरे धीरे यूज़ करना कम हो गया और उसकी जगह धातु के सिक्के जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे, है ना फ्रेंड्स।
क्योंकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था। लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे ताकि वे ज़रूरत के समय इनका इस्तेमाल कर सके। मतलब जैसे आज अपने पास कुछ पैसा इकट्ठा होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको बैंक में जाके जमा करा देते हैं, राइट, ताकि कभी अगर मुसीबत आए तो उस पैसों का यूज़ कर सके। लेकिन पुराने ज़माने में या पुराने समय में तो कोई बैंक होता ही नहीं था। तो उस समय जो लोग हैं वो क्या करते थे, बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, उनको एक बर्तन में क्या कर देते थे, इकट्ठा कर देते थे। क्या कर देते थे, उन बर्तनों में इकट्ठा कर देते थे और उन बर्तनों को क्या करते थे, अपने घर के अंदर या फिर अपने आंगन में या फिर अपने कुछ ऐसी जगहों पर उनको क्या कर देते थे, मिट्टी के अंदर क्या कर देते थे, दफना देते थे, मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे, ताकि अगर कभी कुछ विपरीत आपदा आए तो इस मिट्टी के अंदर जो दबे हुए असरफियाँ हैं जो इस मिट्टी के बर्तन में रखी गई है वो विपरीत समय में काम आ सके। लेकिन लेकिन क्या हुआ था, जब ये मिट्टी के बर्तन में जो असरफिया है वो मिट्टी यानी ज़मीन के अंदर दफनाई यानी गाड़ी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ आपदा आई उसके बाद सारी की सारी जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। लेकिन ये मिट्टी के जो बर्तन हैं जिनमें ये असरफिया रखी गई है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के रखे गए हैं, वो आज भी धरती के अंदर जैसे हैं वैसे ही दबे के दबे रह गए और इनको आज जो पुरातत्वविद हैं उनको खुदाई से प्राप्त करते हैं। इससे अपने को ये सिक्के मिलते हैं, राइट। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं जिनमें केवल भारतीय ही नहीं, रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में डाले गए सिक्के भी मौजूद हैं। मतलब आज आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि किसी खुदाई के दौरान मिट्टी की मूर्तियाँ धातु की मूर्तियाँ मिली है, धातु के, चांदी के, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये सिक्के कैसे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उस समय जो लोगों के द्वारा दफनाए गए जो सिक्के हैं वो जो चीज़ें आज अपने को अवशेष के रूप में प्राप्त होती है। और इन सिक्कों में केवल भारतीय सिक्के शामिल नहीं है। उस समय जो रोमन साम्राज्य था यूरोप में, उसके सिक्के भी अपने को अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये रोमन साम्राज्य के सिक्के भारत में कैसे आए होंगे, इसका मतलब ये बताता है कि उस समय जो व्यापार व्यवस्था थी विदेशों से यानी रोमन के साथ जो भारतीय थे वो कितना अच्छे तरह से व्यापार करते थे और वहाँ के सिक्के जो है वो भारत की धरती पर व्यापार के द्वारा आए और उनको संजो कर रखा गया और वही संजोए गए सिक्के जो है वो आज अवशेष के रूप में पुरातत्वविद को प्राप्त होते हैं, राइट। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए भारत में बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए, जिसमें कोलकाता में है, पटना उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ यूपी में है, दिल्ली में एक संग्रहालय है, जयपुर में एक संग्रहालय है, मुंबई में संग्रहालय है, चेन्नई में संग्रहालय है। यहाँ पर ये क्या है, संग्रहालय है जहाँ पर इन सिक्कों को संभाल कर रखा गया है। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी मौजूद है, क्योंकि उस समय नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सारे किसके पार्ट थे, भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट थे। ये सारे किसके पार्ट थे, भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट थे। तो इसीलिए जो आज ये सिक्के हैं, धातु के सिक्के, वो न केवल भारत के संग्रहालयों में बल्कि जो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके संग्रहालयों में भी ये सिक्के मौजूद हैं, राइट। विदित है कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। फलस्वरूप वे कई भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन के निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों या संग्रहों में ले जाने में सफल रहे। मतलब ये सिक्के भारत की धरती में भी मौजूद हैं, यानी भारत के संग्रहालयों में भी मौजूद हैं, पड़ोसी जो देश हैं उनके संग्रहालयों में मौजूद है और साथ में जो ब्रिटेन है उनके संग्रहालयों में भी मौजूद है। अब ये ब्रिटेन के संग्रहालयों में कैसे गए, जब ब्रिटेन ने भारत पर राज करना शुरू किया 1757 प्लासी के युद्ध के बाद और
1764 में बक्सर के युद्ध के बाद और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब उन्होंने भारत की धरती पर राज करना शुरू किया, तब उस दौरान ये जो ब्रिटेन के वासी हैं, जो ये ब्रिटेन के लोग हैं, उन्होंने भारत की जमी से बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा करके ब्रिटेन की धरती पर ले गए और वहाँ पर उन्होंने जो संग्रहालय है, उन संग्रहालयों में उन्होंने उन सिक्कों को इकट्ठा करके रखा। तो ये जो सिक्के हैं वो आज भी विदेशों के संग्रहालयों में भी मौजूद हैं। प्रमुख वंशों के सिक्के की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया। मतलब ये इन सिक्कों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वंश की जानकारी मिलती है। मतलब जो मौर्य वंश था उनके सिक्के अलग टाइप के थे, या उसके वंश के काल में सिक्के अलग टाइप के थे। जो गुप्त वंश आया उसके काल में जो थे, उनके वंश के समय में गुप्तों जो सिक्कों की संरचना थी वो अलग टाइप की थी। जब कुषाण काल आया, उस कुषाण काल में सिक्कों की जो संरचना थी, जो बनावट थी वो अलग थी। जब हिंद यूनानी, जो विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी आए, जब हिंद यूनानी आए, इन हिंद यूनानी के समय में भी जो सिक्कों की आकृति थी वो क्या थी? अलग थी। मतलब इन सिक्कों को अलग अलग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और उन्हें अलग अलग वंश के यानी हिसाब से इनको अलग अलग किया गया है। राइट। हमारे भारत में यह सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर है। मतलब जो संग्रहालय है वहाँ पर एक सूची बनाई गई है बहुत सारी, जैसे कि ये सूची बना दी। इस सूची में उन्होंने लिख दिया कि ये मौर्य साम्राज्य के जो है इस सूची में, तो उस सूची में उन्होंने लिख दिया कि मौर्य साम्राज्य के सिक्के कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, कौन से प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों के फ़ोटो खींचकर उन्होंने उसमें लगा दी। तो ये सूची है। जैसे एक सूची अपने ब्रिटेन में भी है ऐसी सूची संग्रहालय में, तो ये सूचियाँ बना दी उन्होंने ताकि हर वंश के जो सिक्के हैं उनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त हो सके। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिनकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिनको किसी काल विशेष वंश में रखना अभी भी मुश्किल है थोड़ा। क्यों? क्योंकि जो पुरातत्वविद है वो पहचानने में कि ये सिक्के जो हैं वो किस वंश के हैं, थोड़ा उनको यानी वो पहचान करने में थोड़ा नहीं पा रहे हैं, यानी वो पहचान करने में थोड़ी उनको मुश्किल होती है कि वो किस वंश के सिक्के हैं। इसलिए उनको अभी भी काल विभाजन करना बाकी है। राइट फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्के राजाओं तथा देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो सिक्के होते थे, ये सिक्का है, उस पर कुछ उन्होंने डायग्राम बना दिए। जैसे कि किसी ने एक पौधा बना दिया, ये यानी सिक्कों पर पेड़ बना दिया, एक पौधा बना दिया। ऐसे सिक्के होते थे पहले, बहुत पहले समय में। मान लो प्राचीन समय में ऐसे सिक्के भी होते थे जहाँ पर एक सिंग वाला ये वो बना दिया, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला श्रृंगी पशु बना दिया। ये क्या है? आकृतियाँ, यानी प्रतीक है। ये जो पौधा है वो प्रतीक है, ये जो एक श्रृंगी पशु है वो प्रतीक है। यानी इन सिक्कों पर इन प्रतीकों का चित्र बनाया जाता था पहले के सिक्कों में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उन सिक्कों पर क्या बनाया जाने लगा? जैसे समुद्रगुप्त का चित्र बनाया जाने लगा, समझे? समुद्रगुप्त राजा जो है उसका चित्र बनाया जाने लगा। राइट। जैसे कि सिक्कों पर जो है राजा का नाम लिखा जाने लगा। जैसे तुम अगर हिंद यूनानी के शासक पढ़ोगे तो हिंद यूनानी के शासकों ने अपने सिक्कों पर क्या बनाया? अपने राजाओं की जो आकृतियाँ थी वो बनाना शुरू की उन्होंने, है ना फ्रेंड्स? तो उन्होंने जो राजाओं की आकृति वो बनाना शुरू की और उन्होंने उन सिक्कों पर अपना नाम भी लिखा। जैसे कि उन्होंने लिखा कि जैसे इस हिंद यूनानी राजा का नाम था मिनांडर, तो उन्होंने मिनांडर लिखा उन सिक्कों पर। ऐसे ऐसे सिक्के बनने लग गए और उन सिक्कों पर उन्होंने, जैसे मिनांडर था तो उन्होंने सन भी लिखा। कि जैसे गुप्त वंश की बात करूँ तो समुद्रगुप्त ने उन सिक्कों पर जो वीणा वादक करते हुए यानी जो अपना फ़ोटो बनाया, तो इससे जो है वो सिक्के धीरे धीरे क्या होने लगे?
सिक्के जो धीरे धीरे वो, यानी उनकी डिज़ाइन जो है वो चेंज होने लगी समय के साथ साथ। जैसे जैसे वो समय के साथ साथ सिक्कों की डिज़ाइन चेंज होने लगी, वो अपना सन, अपना जो ईस्वी है वो सिक्कों पर मेंशन करने लगे। उसके बाद अपने को उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और ज़्यादा सुविधा होने लगी, क्योंकि उन सिक्कों से अपन उन राजाओं के नाम क्या है वो भी पता कर सकते थे, उसकी सन ईस्वी क्या है वो भी पता कर सकते थे, उस राजा का फ़ोटो क्या है वो भी पता कर सकते थे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिक्के एडवांस होते गए, वैसे वैसे वंश के बारे में जानकारी मिलना भी थोड़ा आसान होने लगा। लेकिन प्राचीनतम सिक्कों में जो केवल प्रतीक यूज़ किए जाते थे, है ना, तो उन सिक्कों से उस वंश के बारे में जानकारी न प्राप्त कर उस वंश के समय में क्या चीज़ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में जानकारी मिलने लगी। जैसे कि एक श्रृंगी पशु के जो सिक्के हैं वो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक श्रृंगी पशु का पूजन करते थे। जैसे ये पेड़, यानी एक पौधा मिला है, तो वो क्या बताता है, ये पौधा ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो लोगों के लिए उत्पादन जो था, जो पैदावार होती थी, उत्पादन की शक्ति की वो पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? उत्पादन शक्ति की पूजा करते थे, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिक्के एडवांस होते गए, वैसे वैसे अपने को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलना भी थोड़ा आसान हो गया एज कंपेयर टू पहले, राइट। जहाँ वे पाए जाते हैं उससे उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। यानी जैसे कि मान लो ये भारत का कोई एरिया है, जैसे मान लो ये भारत है, अब जैसे अशोक के सिक्के का उदाहरण लेते हैं। अशोक के सिक्के यहाँ पर भी मिले, 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 अशोक के सिक्के यहाँ पर भी मिले। मतलब ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ बता रही है कि अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था। यही तो बताती है। अगर किसी राजा के सिक्के चारों दिशाओं में मिले हैं तो वो क्या चीज़ बताती है? कि उस राजा का जो क्षेत्रफल था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। यानी इन सिक्कों से अपन ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा वंश जो है कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ था। तो ये जानकारी भी अपने को इससे प्राप्त होती है, राइट फ्रेंड्स। इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है। मतलब इन सिक्कों ने अपने को इतना सक्षम बना दिया है कि अपन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। खासकर इंडो यूनानियों के जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे, मैंने बताया ना, ये हिंद यूनानी शासक जो विदेशी आक्रमणकारी थे, सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे। उन हिंद यूनानियों के बारे में जो जानकारी है उसका सबसे प्रमुख स्रोत ही सिक्के हैं। मतलब अगर सिक्के मौजूद नहीं होते तो अपने को हिंद यूनानी शासकों के बारे में पता ही नहीं चलता, समझे। मतलब हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सिक्के। हिंद यूनानियों के द्वारा चलाए गए सिक्के। कहाँ से आए थे हिंद यूनानी? उत्तर अफगानिस्तान से आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से भारत में आए थे। और दूसरी ओर ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया। हम उनके बारे में इसी आधार पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब इन हिंद यूनानियों के बारे में हम जानकारी किससे प्राप्त कर सकते हैं? उनके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं, उनके द्वारा ही जारी किए गए जो सिक्के हैं उससे ही हम हिंद यूनानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों, मसलन दान देने के लिए, यानी सिक्के जो है वो दान देने, राजा क्या करता था? जो प्रजा को दान देता था, तो किससे देता था? दान जो है वो सिक्कों के रूप में, धातु के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये जो चीज़ है वो दान देकर दान देता था। तो दान देने के लिए भी सिक्के यूज़ होते थे। किसी को अगर भुगतान करना है तो भी सिक्के यूज़ होते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो है ये जो सिक्के हैं वो न केवल भारत के सिक्के बल्कि जो विदेशी सिक्के हैं, जो रोमन के सिक्के हैं, वो भी यहाँ से मिले हैं ना।
तो ये रोमन के सिक्के क्या बताते हैं कि उस समय जो लोग हैं वो भारत के लोग विदेशों से व्यापार करते थे और जो चीज़ वो मंगवाते थे उसका भुगतान करने के लिए वो किसका यूज़ करते थे, धातु के व तांबे के व चांदी व सोने के सिक्के का यूज़ करते थे भुगतान के लिए। और विनिमय के लिए भी सिक्कों का यूज़ किया जाता था। विनिमय मतलब लेन देन के लिए भी सिक्कों का यूज़ किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालता है, मतलब इन सिक्कों से किसी साम्राज्य के आर्थिक इतिहास का भी पता चलता है। अब आर्थिक इतिहास कैसे पता चलता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम अगर पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि गुप्त साम्राज्य में सिक्कों का प्रचलन कम हो गया था। गुप्त साम्राज्य में सिक्कों का प्रचलन कम हो गया था। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में जो व्यापार है वो पतन की तरफ चला गया था। और जब हम कुषाण साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जब हम हिंद यूनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों काल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के जो है यूज़ किए जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के जो अपने को प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ बताती है कि उस इन दोनों काल में जो व्यापार था कितना फला फूला हुआ था, कितना यानी पीक पॉइंट पर था, है ना। व्यापार जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में होता था। मतलब इस सिक्कों से अपने को उस समय का आर्थिक इतिहास कैसा था, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसकी जानकारी भी हमें इन सिक्कों से प्राप्त होती है, राइट। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। मतलब ये जो सिक्के थे वो केवल राजा द्वारा ही जारी नहीं किए जाते थे। कुछ सुनार, कुछ व्यापारी, है ना, कुछ व्यापारियों, कुछ सुनार, है ना, कुछ सुनार, कुछ व्यापारी भी होते थे जो अपने सिक्के जारी करते थे और उन सिक्कों का यूज़ वो अपने व्यापार के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? अपने व्यापार के लिए वो उन सिक्कों का यूज़ करते थे। यानी कि ये इनके पर्सनल सिक्के हुआ करते थे, है ना। बाकी राजा तो सिक्के जारी करता ही था, ये इनके पर्सनल सिक्के हुआ करते थे, यूँ समझ सकते हैं अपन, है ना। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प तथा वाणिज्य कितने महत्वपूर्ण हो चुके थे। सोचो, व्यापारी भी और सुनार भी अपने अपने सिक्के जारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप इससे ये पता लगा सकते हो कि उस समय जो शिल्प है ना, और जो व्यापार है, जो वाणिज्य है, वो कितना महत्वपूर्ण, जो व्यापार है, जो वाणिज्य है, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया होगा कि व्यापारी और सुनार भी सिक्के जारी कर रहे हैं। राजा तो सिक्के जारी कर ही रहा है, साथ में ये भी जो सिक्के जारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस समय व्यापार कितना फला फूला हुआ था। सिक्कों ने उन दिनों लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में योगदान दिया। यानी सिक्कों से लेन देन और व्यापार में, सोचो सिक्के नहीं होते तो व्यापार करना कितना मुश्किल होता, है ना। जैसे कि मान लो कोई विदेशों से भारतीय जो शासक है कोई चीज़ मंगाते, या फिर व्यापारी जो है, भारतीय व्यापारी, वो कोई विदेशों से चीज़ मंगाता है। सोचो अगर सिक्के नहीं होते तो उसको इन व्यापार के बदले उन्हें कुछ वस्तुएं उनको देनी पड़ती, है ना। लेकिन क्योंकि अपने पास उस समय सिक्के मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया, जो व्यापार उन्होंने या फिर जो चीज़ उन्होंने विदेशों से मंगाई थी उसके बदले उन्होंने उनको क्या भुगतान किया, सिक्कों का भुगतान किया, है ना। तो उन सिक्कों से वो लेकर कहाँ चले गए, अपने देश चले गए, ताकि उन सिक्कों से वो आगे भी कोई चीज़ खरीद सके। मतलब सिक्कों ने जो व्यापार है उसको बहुत आसान बना दिया था, है ना। बाकी क्या करना पड़ता, वस्तु विनिमय करना पड़ता, है ना। वस्तु विनिमय सोचो कितना कठिन कार्य होता कि अगर आपको कोई जूते बेचने आता तो आपको उसको वो चीज़ बेचनी पड़ती जो उसको आवश्यक है। मान लो आपको कोई जूते बेचने आया और उसको बदले में क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए। क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, है ना। सोचो अगर आपको जूते, जैसे आप यहाँ हो, है ना, ये आप हो और ये जूते बेचने वाला है ना। अब आपको चाहिए जूते, तो इसने जूते बेच दिए आपको, लेकिन इसको गेहूँ चाहिए ही नहीं, सॉरी इसको गेहूँ चाहिए। मान लो इसको जो है वो गेहूँ चाहिए, लेकिन आपके पास तो चावल है, तो कैसे व्यापार होता, है ना। क्योंकि ये आपको जूते के बदले आप इनसे जूते खरीदोगे, है ना, और इसको चाहिए बदले में गेहूँ, लेकिन आपके पास तो चावल है, तो आप इसको कैसे व्यापार करोगे, है ना।
तो इसको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए और जिसके पास गेहूं है, तभी तो व्यापार हो पाएगा। लेकिन सिक्कों ने इस चीज़ को क्या किया, आसान बना दिया। ये आराम से अपने जूते बेच सकता था और सिक्के ले सकता था, और इन सिक्कों को उसके पास इन सिक्कों को लेकर वो उसके पास जाता जिसके पास क्या होता, गेहूं होता, और उनको वो सिक्के देता और गेहूं खरीद लेता। तो ये जो है वो सिक्कों के कारण जो है व्यापार जो क्या हो गया, आसान हो गया, है ना फ्रेंड्स। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं। मतलब जो मैक्सिमम सिक्के हैं वो मौर्यों के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद के काल में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के अपने को मिले हैं। धीरे धीरे उन सिक्कों की जो बनावट है, उनकी धातु भी चेंज होती गई। जैसे पहले जो सिक्के थे तांबे के बनाए जाते थे, फिर लोहे के बनने लगे, फिर जैसे जैसे एडवांस हुआ वैसे वैसे जैसे जैसे साम्राज्य ताकतवर हुआ, उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए थे। राइट फ्रेंड्स। तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे। मतलब ये सिक्के किसके बने होते थे, तांबा, कांसा, चांदी, सोने, इससे बने होते थे। हर सिक्के का मूल्य क्या होता था, अलग होता था, अलग अलग होता था। जैसे चांदी के सिक्के जो होते थे बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, सोने के सिक्के जो होते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। चांदी के सिक्के जो होते थे वो थोड़े कम मूल्य के होते थे, है ना। तांबे के थोड़े और कम मूल्य के होते थे, जैसे जैसे उनका मूल्य निर्धारित होता था। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, है ना। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्यों के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। मैंने अभी बताया ना, अगर किसी वंश में कोई सिक्के जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जारी किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के डाले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्कों के ढेर अगर अपने को मिले हैं, तो ये चीज़ क्या बताती है कि जो उस वंश में व्यापार था, उस वंश में जो वाणिज्य था, वो कितना फला फूला था, मतलब वो कितना अच्छे से चलता था, है ना। तो वो गुप्त काल में जो है वो सबसे अच्छे से चलता था, है ना। हालांकि उत्तर गुप्त काल में कुछ ही सिक्के पाए गए हैं जो उस काल के व्यापार और वाणिज्य के पतन को दर्शाते हैं। मैंने भी आपको पहले बताया था कि गुप्त काल में कम सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो क्या बताता है, व्यापार और वाणिज्य के पतन को बताता है। अब ये गुप्त काल वाला कौन सा काल है, उत्तर गुप्त वाला काल। कौन सा काल है, उत्तर गुप्त वाला काल। मतलब देखो उत्तर गुप्त वाला काल क्या होता है, मतलब जब गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, मान लो ये गुप्त वंश है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी, यहाँ से सबसे पहले श्रीगुप्त आया, है ना। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, कुमार गुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर स्कंदगुप्त आया। यहाँ तक जो थे वो क्या थे, राजा ताकतवर थे। और इन राजाओं के समय में जो साम्राज्य था वो क्या था, फला फूला हुआ था, व्यापार अच्छा होता था। तो ये तो है पूर्वी गुप्त काल। क्या है, पूर्वी गुप्त काल, जिस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। यानी इस काल में जो है वो मैक्सिमम जो है वो सोने और चांदी के सिक्के मिले। लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, जब हुड़ आक्रमण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राजा जो थे वो कमज़ोर होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, राजा कमज़ोर होने लगे। जैसे जैसे राजा कमज़ोर होने लगे, सामंती व्यवस्था जो थी वो क्या होने लगी, ताकतवर होने लगी। कौन सी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। सामंतीकरण आगे पढ़ेंगे अपन। सामंती व्यवस्था जो थी वो क्या होने लगी, मजबूत होने लगी, राजा की शक्ति कमज़ोर होने लगी। तो ये जो काल है, ये वाला काल, स्कंदगुप्त के बाद वाला काल, ये काल क्या कहा जाने लगा, उत्तर गुप्त काल। क्या कहा जाने लगा, उत्तर गुप्त काल। और इस उत्तर गुप्त काल में क्या होने लगा, धीरे धीरे व्यापार में कमी होने लगी। व्यापार में कमी होने लगी तो क्या होने लगा, सिक्कों का जो है वो कम यूज़ होने लगा। क्या होने लगा, सिक्कों का कम यूज़ होने लगा। इसीलिए उत्तर गुप्त काल में अपने को कम सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। समझे फ्रेंड्स।
वे सिक्के राजा तथा देवताओं और धार्मिक प्रतीकों तथा किंवदंतियों को दर्शाते हैं। मतलब इन सिक्कों से अपने को क्या क्या पता चलता है, जो राजा का फोटो उन्होंने सिक्कों पर बनाया उससे उस राजा के बारे में पता चलता है ना। कोई कोई सिक्के ऐसे होते थे जिसमें सिक्के के जो एक पहलू होता था, मतलब उसके हेड की तरफ तो राजा का चित्र बना दिया जाता था, और उसका जो पिछला पहलू होता था, मतलब जो टेल होता था, उस पर क्या बनाया जाता था, जो देवता का चित्र बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, देवता का चित्र बनाया जाता था। मतलब इससे राजा के बारे में, उस समय के कौन से देवता की वो पूजा करते थे, उस समय वो धार्मिक स्थिति क्या थी, इसकी जानकारी भी अपने को इन सिक्कों से मिलती है ना, जो उस समय के शिल्प और धर्म का प्रकाश डालते हैं। मतलब इन सिक्कों से न केवल राजा, उस समय के देवताओं के बारे में, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में, है ना, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, उनकी किंवदंतियों के बारे में भी जानकारी इन सिक्कों से मिलती है। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था। कौड़ी तुमने देखा होगा, आज लोग बाग खेलते हैं कहीं कहीं कौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी होती है कौड़ी, है ना, ऐसी ऐसे होती है। कौड़ी का भी वो क्या करते थे, सिक्कों के रूप में, जैसे कोई गरीब होता था, उस समय भी तो गरीब जनता होती थी, तो वो चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के यूज़ नहीं कर सकती थी, तो वो क्या करते थे, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई एक गांव है ना, कोई गांव है, वहाँ पर लोग गरीब लोग रहते हैं ना, जैसे कोई राज्य है, साम्राज्य, उसके अंदर कोई गांव है, उसके अंदर कोई गांव में गरीब लोग रहते होंगे। जैसे मान लो ये गांव में एक व्यक्ति रहता है, वो मान लो खेती करता है और क्या उगाता है, गेहूँ उगाता है। मान लो ये एक और व्यक्ति है उस गांव में, गरीब व्यक्ति, जो क्या उगाता है, मान लो वो चावल उगाता है। मान लो ये कोई एक और व्यक्ति, वो सुनार है, वो सुनार का काम करता है। मान लो ये जूते बनाता है ना। जैसे बहुत सारे लोग रहते होंगे, गरीब गरीब लोग हैं ये, है ना, गांव में रहते हैं, तो वो क्या करते थे, आपस में ही वस्तुओं का लेन देन कैसे करते थे, व्यापार करते थे। अब उनके पास चांदी के सिक्के तो होते नहीं थे, सोने के सिक्के होते नहीं थे, क्योंकि वो तो महंगी चीज़ होती थी। तब ये क्या करते थे, वो अपनी ही मुद्रा क्या करते थे, ये कौड़ी के सिक्के का प्रयोग करते, यानी कौड़ी का यूज़ सिक्कों के रूप में करते थे। किसका यूज़ करते थे, कौड़ी का यूज़ सिक्कों के रूप में करते। जैसे मान लो इस व्यक्ति को गेहूँ बेच रहे, तो ये क्या करेगा, इस चावल खरीदने वाले के पास जाएगा और इसको गेहूँ बेच देगा, और इनसे क्या ले लेगा, सिक्कों के रूप में कौड़ी ले लेगा, है ना। और इस कौड़ी को फिर लेकर ये क्या करेगा, मान लो इसको जूते चाहिए, तो ये फिर क्या करेगा, इस जूते वाले के पास जाएगा, इसको कौड़ी दे देगा और इससे एक जोड़ी जूते खरीद लेगा। मतलब ये आपस में क्या करेंगे, कौड़ी से व्यापार करेंगे। मतलब कौड़ी को एज अ सिक्के की तरह यूज़ किया जाता था इन लोगों के द्वारा, है ना। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उनकी क्रय शक्ति क्या होती थी, कम होती थी। बताया ना मैंने, इनकी क्रय शक्ति जो होती थी वो कम होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि आप चांदी के एक सिक्के से बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए आपको बहुत सारी कौड़ियों की आवश्यकता होती थी। यह उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई जाती है। मैंने बताया अभी, उत्तर गुप्त काल में क्या हुआ, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, उनकी जो कमी आने लगी। अब इनकी कमी आने लगी मतलब क्या होने लगा, व्यापार कम होने लगा, विदेशी व्यापार कम होने लगा, बड़े बड़े व्यापार कम होने लगे, लेकिन लोग आपस में तो लेन देन करते थे। तो उस समय वो चांदी के, सोने के सिक्के का यूज़ ना कर कर किसका यूज़ करते थे, कौड़ी का यूज़ करते थे। और कौड़ी का क्रय मूल्य क्या होता था, कौड़ी का जो क्रय मूल्य होता था वो क्या होता था, कम होता था एज कंपेयर टू चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, राइट। लेकिन हो सकता है कि इसका इस्तेमाल पहले भी होता हो। यानी ये कहते हैं कि उत्तर गुप्त काल में जो कौड़ी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता था, लेकिन ये भी हो सकता है कि उत्तर गुप्त के काल में के पहले, यानी उत्तर गुप्त के काल के पहले भी कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन अपने को वो कौड़ियाँ जो है वो ज़्यादातर किस काल में मिली है, उत्तर गुप्त काल में मिली है ना। तो ये है दूसरा वाला पॉइंट, जो इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत हैं सिक्के। इसके अगले वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे शिलालेख के बारे में, है ना फ्रेंड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे, शिलालेख के बारे में। मैंने अभी बताया शिला मतलब क्या होता है, चट्टान, और लेख का मतलब क्या होता है, लिखना, यानी चट्टानों पर कुछ लिखना, वो हो गया शिलालेख।
और शिलालेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, INSCRIPTION, इनक्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।